पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को ढूंढने में जुटे हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व को ढूंढा। शुक्र ग्रह पर जीवन से जुड़े हुए तमाम आधार को ढूंढने की कोशिश की। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने तमाम एक्सोप्लैनेट पर ढूंढ करके जीवन की उत्पत्ति के राज को समझने की कोशिश की है। लेकिन हमारे सौरमंडल में ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर पहुंचने में वैज्ञानिकों को एक लंबा सफर तय करना पड़ा, और यह ग्रह है प्लूटो। 2015 में प्लूटो तक पहुंचे एक स्पेसक्राफ्ट ने कई हैरत अंगेज खुलासे किए, और अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप प्लूटो के पास पहुंच जाएं, अगर उसके वायुमंडल में पहुंच जाएं, तो आपको कैसा नजारा देखने को मिलेगा। ये तमाम नजारे मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, और ये भी बताने वाला हूं कि आखिरकार प्लूटो क्या जीवन के रहने लायक हो सकता है, और क्या वहां पर पहुंचने के बाद वायुमंडल जो वहां का है, वहां का जो सतह है वो कैसा दिखेगा, और मनुष्य अगर वहां पहुंच जाए तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है। ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, प्लूटो के खोज की शुरुआत 1930 में हुई, जब वैज्ञानिकों को कुइपर बेल्ट के पास में एक ऐसा बड़ा सा पिंड दिखा, ऐसा बड़ा सा खगोलीय पिंड दिखा जो अपने स्थान को बदल रहा था। तो वैज्ञानिकों की बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिरकार वो पिंड है क्या। तो जब बहुत बारीकी से समझा गया तो पता चला कि वो एक ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो है। हालांकि उस कुइपर बेल्ट के आसपास बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन इसका आकार और इसकी जो प्रकृति है वो तमाम ड्वार्फ प्लैनेट से बिल्कुल अलग है। तो इसी के बेस पर जब वैज्ञानिकों ने आगे जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि इस ग्रह पे कुछ ऐसा है जिसको समझने की जरूरत है, और इसी जिज्ञासा ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया एक स्पेसक्राफ्ट जिसे न्यू हॉरिजन बोलते हैं उसको भेजने के लिए। और ये स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचा और तमाम रहस्यों पर से इस स्पेसक्राफ्ट ने पर्दा हटाया। तो क्या वो तमाम पहेलियां थी, क्या वो रहस्य था, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। यह सफर होगा हमारी पृथ्वी से प्लूटो तक जाने का, और वहां पर समझने का कि वहां पर आखिरकार क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम आम इंसान अभी तक अनजान हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाया है प्लूटो पर, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम प्लूटो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वहां पर। आपको बता दें कि 1989 तक हम इंसानों ने सोलर सिस्टम के लगभग सभी प्लेनेट पर स्पेसक्राफ्ट भेज दिए थे, और उनके बारे में जानकारी भी मिलना शुरू हो चुकी थी, पर अभी भी प्लूटो तक पहुंचना हमारे लिए असंभव ही था। यह इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है और अपने आसपास मौजूद पिंडों से घिरा हुआ है कि इसके पास तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन 2006 में वो दिन आ ही गया जब हमने प्लूटो के लिए एक डेडिकेटेड प्रोब न्यू हॉरिजन्स को लॉन्च कर दिया। प्लूटो की दूरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए स्पेस प्रोब की लॉन्चिंग स्पीड करीब 16.26 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई थी, और इसके बावजूद इस स्पेस प्रोब को प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल लग गए, और ये 2015 में उस तक पहुंच पाया, और हम इंसानों को आखिरकार प्लूटो के कई जटिल रहस्यों के बारे में पता लगना शुरू हो गया। और अगर हम प्लूटो की तरफ बढ़ेंगे तो करीब 10,000 किलोमीटर दूर से ही आपको प्लूटो पर दिल के आकार की सबसे अलग और सबसे चमकीली सतह दिखाई देने लगेगी। इस पूरे सरफेस रीजन को
टॉमबॉग रेजियो के नाम से जाना जाता है। इस सरफेस के वेस्टर्न लोब को स्पुतनिक प्लैनेटिया कहा जाता है, जो पूरा का पूरा एक बर्फ का मैदान है। इस पूरी सतह पर आपको जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ही मिलेगी। ठीक इसके थोड़ा नीचे ही आपको काफी दूर तक फैली हुई गहरे रंग की सतह दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही आप इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो आप खुद को हल्की नीली धुंध या कोहरे से घिरा हुआ पाएंगे। इधर आपको मुख्य तौर पर नाइट्रोजन ही मिलेगी। इसके अलावा कुछ मात्रा में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे। और लगभग 160 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई ये धुंध प्लूटो की सतह पर मौजूद बर्फ के कारण ही बनती है। हमारे चंद्रमा से केवल 2/3 छोटे इस ग्रह का पथरीली और भीतरी भाग पूरा बर्फ से ढका हुआ है और इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इसका भार हमारे चंद्रमा का करीब 16% ही है। और इस सफर में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे और इसकी सतह पर कदम रखेंगे तो आप खुद को 2 से 3 किलोमीटर लंबे पहाड़ों, कई बड़े बड़े खुले मैदानों और घाटियों के बीच पाएंगे। इसके साथ ही यहां आपको 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे ज्वालामुखी के गड्ढे यानी क्रेटर्स भी दिखेंगे, जहां पहाड़ मीथेन जैसी जमी हुई गैसों से ढके होंगे जो किसी बर्फीले पर्वत से कम नहीं होंगे। तो वहां इसकी सतह लगभग 98% तक सॉलिड नाइट्रोजन से ढकी हुई मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इसके एटमॉस्फेयर का सरफेस प्रेशर पृथ्वी से 1 लाख गुना कम है, जिसका मतलब यह है कि यहां आपको किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं होगा। इसका सरफेस टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस से लेकर -226 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। यह बेहद आसानी से और पल में ही आपके बॉडी टिश्यू को जमा कर रख देगा और हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप कुछ सेकंड के अंदर ही अपनी जान गंवा सकते हैं। और अगर प्लूटो के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो किसी स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए आप यहां के टेम्परेचर से तो बच पाएंगे, पर इसकी ग्रेविटी आपको शायद ज्यादा दिनों तक टिकने भी ना दे। प्लूटो का ग्रेविटेशनल फोर्स बेहद ही कमजोर है। इसकी सरफेस ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के मुकाबले केवल 6% के ही करीब है। यह सच में किसी स्पेस स्टेशन जितनी ग्रेविटी के आसपास ही है। अगर आपका वजन हमारी पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो आप प्लूटो पर महज 4.5 किलोग्राम ही भारी होंगे। इस बात का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि इतनी बेहद कमजोर ग्रेविटी में आपके लिए इसकी सतह पर चलना कितना मुश्किल होगा। आप यहां अपनी बॉडी मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतनी लो ग्रेविटी का सीधा असर आपको आपके मसल्स और बोन्स यानी हड्डियों पर देखने को मिलेगा। लंबे समय के दौरान इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। और अगर आप प्लूटो से किसी तरह हमारी पृथ्वी पर कोई सिग्नल या मैसेज सेंड करना चाहेंगे तो उसे पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते 4.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है। हालांकि यह समय ज्यादा भी हो सकता है। यहां आपको एक दिन गुजारने के लिए पृथ्वी के 153 घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, जब पृथ्वी के 248 साल समाप्त होते हैं तब जाकर प्लूटो का 1 साल पूरा होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके दिन और रात यहां काफी लंबे होने वाले हैं। इन सभी चीजों के अलावा आपको यहां कुछ अद्भुत नजारे भी देखने को मिलेंगे जो आपने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखे होंगे। सनलाइट को प्लूटो तक पहुंचने में औसतन 5.5 घंटे तक का समय लगता है।
ये सूरज से इतना ज्यादा दूर है कि आप बिना रुके लगातार हमारे सूर्य को आसानी से देख सकोगे। इसकी चमक 900 गुना तक कम हो चुकी होगी। यह किसी नॉर्मल स्टार को देखने जैसा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है, यह लगातार बदलता रहता है। जब यह अपनी कक्षा में सूर्य से दूर जा रहा होगा तो आपको यहां का नजारा पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ ही दिखेगा। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपको लंबे समय तक बर्फ की बारिश भी देखने को मिले। जमीन से हटकर अगर हम प्लूटो के आसमान की बात करें तो जब आप आसमान पर नजर डालेंगे तो आपको हल्की नीली परत के पार कई और तारे भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं तारों के बीच आपको प्लूटो के 5 चंद्रमाओं का भी नजारा देखने को मिल सकता है। प्लूटो की सबसे अजीब और विचित्र बात यह है कि इस सफर के दौरान शायद आपको टॉम्बॉग रीजियो वाले सरफेस के नीचे कोई बर्फ का समुद्र भी देखने को मिल जाए। वैज्ञानिकों को जिस तरह का डाटा यहां से मिला है उसके हिसाब से ऐसा संभव हो सकता है। इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समुद्र में कोई जीवन मौजूद ना हो, पर अभी इसके बारे में कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। खैर, इतनी दूर किसी जीवन को खोजना कोई गलत बात नहीं है, पर इस बात की संभावना ज्यादा ही है कि हम शायद ही इस प्लेनेट पर कभी जाने की सोचेंगे। वैज्ञानिकों का यह दावा है कि आने वाले दिनों में प्लूटो के हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, यानी ये प्लूटो और भी ज्यादा कोल्डर रीजन में जा सकता है। यहां पर हालात बहुत तेजी से बदलना शुरू हो जाएंगे, यहां पर और भी ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी, मौसम में बहुत तेजी से बदलाव होगा और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि प्लूटो अपना वायुमंडल ही खो दे, यानी कि यहां पर एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो वो हालात बहुत ही ज्यादा खराब होंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।